नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको खबरें राज्यों की, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत पोलैंड ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री ने कहा शांति और स्थिरता के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संकट पर जताई चिंता, आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जताई जरूरत। भारत और पोलैंड में रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जाम साहेब ऑफ नावनगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की होगी शुरुआत। पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए किया गया आमंत्रित। वॉर्सो में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने की प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जोरदार तारीफ। कहा भारत कई क्षेत्रों में है ग्लोबल लीडर, शांति स्थापना में भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद पूरे देश से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सीबीआई को संदीप घोष समेत 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिली। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च। कहा क्रिएटिव माइंड्स को और बड़ा कैनवास देने की कोशिश और इस क्षेत्र में 2 से 3 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना। क्रिएटर्स और मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं तेज। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला विज्ञान टीम पुरस्कार। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। ऑनलाइन वारंट और समन भेजने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समन और वारंट ऑनलाइन भेजने और इसकी तामील मानने के नियम तैयार किए गए हैं। इसके तहत किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को ऑनलाइन भेजा गया समन का तामील माना जाएगा। इसका माध्यम ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। मध्य प्रदेश ने डिजिटल युग की दिशा में उठाया बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन तामील होंगे समन और वारंट। लोगों तक व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे समन और वारंट। ऑनलाइन समन वारंट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। नए नियमों के लागू होने से जल्दी हो सकेंगे अदालत के फैसले। मध्य प्रदेश ऑनलाइन वारंट और समन भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत किसी भी फरियादी या गवाह को भेजा गया ऑनलाइन समन उसकी तामील भी मान लिया जाएगा। इसका माध्यम ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। प्रदेश के गृह विभाग ने ऑनलाइन समन व वारंट भेजकर उसकी तामील माने जाने वाले नियम भी तैयार कर लिए हैं। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने नए कानूनों के तहत 1.5 महीने के भीतर इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। हालांकि नए कानून के मुताबिक ऐसे आरोपी, गवाह या फरियादी जो ईमेल, व्हाट्सएप, फोन नंबर या किसी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन समन या वारंट उनके लिए मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में थाने का स्टाफ वारंट या समन तामील करवाएगा। तामील करवाने के बाद उसकी तस्वीर अपने सॉफ्टवेयर CCTNS पर अपलोड करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने सभी प्रकार के संबंध तामील कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है।
जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। मेरी अपनी ओर से टेक्नोलॉजी के इस नए प्रयोग के लिए विभाग को बधाई। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि इससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, साथ ही आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रक्रिया में न्यायपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में पुलिस प्रशासन को भी इसका सहयोग प्राप्त होगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आम जनता इस चीज का लाभ उठा पाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ईमेल हो या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उसके द्वारा उसे विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होंगे और उन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो उन नोटिसों का जवाब दे पाएगा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नए कानून के मसौदे के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में ईमेल के बाउंस बैक होने पर ही वारंट या समन अमान्य माना जाएगा, लेकिन ईमेल के बाउंस बैक नहीं होने की स्थिति पर समन या वारंट की तामीली मानी जाएगी। दरअसल पहले समन और वारंट को तामील कराने की प्रक्रिया काफी कठिन थी, अब वो आसान होगी। साथ ही समन और वारंट के तामील ना होने की शिकायतों में भी कमी आएगी। इसका सीधा असर अदालतों के फैसलों पर पड़ेगा, क्योंकि अदालतों के फैसले अब जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद सरकार ने किसानों को 2 साल के धान का बकाया बोनस उनके खातों में देकर अपना वादा पूरा किया। देखिए हमारे संवाददाता की छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी सौगात। किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया 2 साल का बोनस। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपए ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किसानों के खाते में 2 साल का बोनस देने का किया था वादा। देश में जीडीपी कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी दी थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और 2 साल के बकाया धन बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। इस साल राज्य में 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और प्रति क्विंटल का कीमत 3100 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रदेश के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। धान के बकाया बोनस राशि मिलने के बाद किसान परिवार बेहद खुश है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। मोदी जी जो है अभी अपना घोषणा के मुताबिक जो 2 साल का बोनस दिया है, उससे मेरा बहुत से कार्य हल हो गया। इसमें मैं बहुत खुश हूँ और मोदी है तो मुमकिन है। अभी हमारे जो नवा सरकार बने हैं विष्णुदेव साय, वो अभी 2 साल के बकाया बोनस दे हैं हम लोग को।
खेती किसानी भी ठीक कर रहे हैं। जो इसमें साल जो अपन दे पैसा वो हमारे खाता में जो आते वो साए आते। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। धान का बकाया बोनस राशि मिलने के बाद किसान परिवार बेहद खुश है। इसके साथ ही उनके आर्थिक मजबूती भी मिली है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। राज्य में कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन सर्वे करीब 100 साल पहले हुआ था। समझा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कोर्ट में जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जमीन का हिसाब किताब अब नए सिरे से हो रहा है। बिहार के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू। बिहार के 45,862 गांवों में जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है। बिहार से बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ग्राम सभाओं में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही अपने दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। ये काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक में तैयारियां की जा रही हैं। पटना जिले में भी 1323 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जमीन सर्वे किया जा रहा है। जमीन सर्वे बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इससे लोगों को फायदा होगा। जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनको स्वामित्व मिलेगा और जो झंझट है वो भी झंझट मिटेगा। इस बाबत पटना जिले के 8 अंचलों की पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जमीन सर्वे के पहले दौर में लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी है। राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था, लेकिन ये 100 सालों में भी पूरा नहीं हो सका। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई थी। अब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे का काम हर हाल में 2025 से पहले पूरा कर लेना है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जमीन सर्वे प्रारंभ होने से ये सुविधा मिलेगी कि कागजों में पारदर्शिता आएगी। मतलब किसके नाम से ज़मीन है, कहाँ अवस्थित है। तो जब वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ पता चलेगा, लोगों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और ये एक तरह से बैंक खाते की तरह पारदर्शी हो जाएगा। जैसे बैंक में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम देख सकते हैं, उसी तरह से कौन किसको बेच रहा है, कब बेचा है, सब कुछ पारदर्शी रूप से दिखेगा। बहुत सारे लोग ज़मीन का खरीद कर चुके हैं लंबे समय से, उनका नया नक्शा नहीं बन पाया है। अब नया नक्शा के साथ नया प्लॉट, नया खाता के साथ उनका नया खतियान बन जाएगा, जिससे जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपसी रंजिश जो उत्पन्न हो रहा है आपस में, उसमें सहूलियत मिलेगा और एक क्लिक में अपना ज़मीन का सारा डाटा मोबाइल से, कंप्यूटर से घर बैठे देख सकते हैं। जमीन सर्वे में लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। सर्वे के लिए रैयतों और भूमि धारकों को अपनी जमीन का स्व घोषणा और वंशावली का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसे जमा करने के लिए अंचल में भी शिविर लगाए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जमीन के रिकॉर्ड, जिसमें कि खतियान और नक्शा, इन दोनों को अद्यतन किया जाना है, आज की ज़मीनी हकीकत के अनुरूप किया जाना है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की है वो प्रारंभ में है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को स्व घोषणा समर्पित करनी है। यानी सभी लोगों को अपने द्वारा धारित ज़मीन जो उनके पास है उसके बारे में सेल्फ डिक्लेयर करना है कि ये हमारी ज़मीन है और ये किस प्रकार से हमको मिली है और उसके दस्तावेज क्या है। बिहार में जमीन सर्वे कराकर सरकार जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है। जमीन से जुड़े विवाद अब बढ़ने लगे हैं, लिहाजा इस सर्वे से ये विवाद भी कम होंगे। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार का मानना है कि ये ज़मीन का सर्वे होने के बाद कोर्ट में चल रहे कई मामले जो ज़मीन विवाद से जुड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसका सीधा फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। कैमरामैन जय कुमार के साथ डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड में है। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने में परहेज नहीं किया। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को लेकर अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक सरकार को जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, उनका वेतन रोकने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ होगी अनुशासनिक कार्रवाई। 31 अगस्त तक संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों की काटी जाएगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा। 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा ब्यौरा। पोर्टल पर ब्यौरा देने पर ही कार्मिकों को मिलेगा अगस्त महीने का वेतन। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव की तरफ से शासनादेश जारी हुआ है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर दे दें, वरना उनकी अगस्त माह की तनख्वाह को रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्मिकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दे दिया होगा। इस संबंध में यूपी सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 18 अगस्त 2023 के तहत राज्य के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखने में आया है कि ये संख्या बहुत कम है। आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को पता लगाने के लिए यह निर्देश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वर्ष में कितनी चल अचल संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की सरकार को पता चल जाएगा और उनकी कार्यशैली का पर्दाफाश भी हो जाएगा। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करेगा। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी चाहिए, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा।
अयोध्या के मदरसा में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्रम में मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल सरकारी तालाब और चक्रोड की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान फोर्स और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता मोहित खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्रों को भी खाली करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहां ये कार्रवाई हो रही है उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के घरों में भी हमने देख लिया कोई व्यक्ति ना हो, और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल है। दूरी से हमने ट्रैफिक भी रोका हुआ है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोहित खान ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। जमीन का नक्शा पास नहीं था, जिसे देखते हुए प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। ये बिल्डिंग जो है अपना अवैध निर्माण था। इसमें तालाब की ज़मीन पे और चक्रोड की ज़मीन पे इसका कब्जा था। इसके अलावा जो है इसमें नक्शा पास नहीं था, जिसको प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी कई बार नोटिस जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी न तो इनके द्वारा नक्शा संबंध मानचित्र दाखिल किया जा रहा था, न ही कोई प्रकार का जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा था। तो इसमें दोस्तीकरण आदेश हमने जून में पारित कर दिया था जो, तो उसी को तहत ये जो है उसी दोस्तीकरण आदेश को यहाँ पर आज एक्टिवेट कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला दिया है। नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि नवाब सिंह यादव के छोटे भाई के साले के कोल्ड स्टोरेज की अवैध बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 60,244 पुलिस आरक्षित पदों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि झूठी जानकारी देने वाले 11 टेलीग्राम चैनल्स पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। अभी तक हमारी एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है, जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है। ऐसे 11 टेलीग्राम चैनलों और कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं पूरे परीक्षा केंद्रों पर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं झारखंड की।
झारखंड पुलिस के एटीएस ने हजारीबाग, लोहरदगा सहित कई अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एटीएस आतंकी संगठन अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-47 सहित कुछ अन्य हथियारों की बरामदगी की सूचना है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों और उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून स्थापित करने पर काम कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। हजारीबाग में एटीएस ने लोहसिंगना चौक से एक और संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में हजारीबाग SEGM कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार आतंकी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और उसका नाम फैजान अहमद है। 45 वर्षीय फैजान अहमद होलसेल का व्यापार हजारीबाग में करता है और अपनी पहचान छुपाकर आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था। राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड ATS, STF, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो सर्च अभियान 16 लोकेशंस पे कंडक्ट किया जा रहा है उसमें अभी तक कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ ही भारत at 7 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।